अब रिकॉर्डिंग शुरू होगी। ठीक है, ये पुराना तरीका है। जो अब नया तरीके मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ। डेव सी खोलने के बाद आपने फाइल में जाना है, न्यू पे जाना है और सोर्स। ठीक है, शॉर्टकट ये है तो मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूँगा, कंट्रोल एन। अब सबसे पहले प्री प्रोसेसर, फिर इंक्लूड आप डालते हैं, इसी के साथ इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम डालते हैं, और नीचे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद आपका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। कौन आ गया देखें तो, से कोई गेस्ट तो नहीं आया? गेस्ट ही आया। ऑल राइट। इसके बाद जिस आप उसके पीछे एंड ना भी लिखें, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये डेव में अलाउड होता है। तो इसके बाद आपकी पैरेंथेसिस खुल जाती हैं, ये वाली जो ब्रैकेट इन्हें पैरेंथेसिस कहते हैं, फिर करली ब्रैकेट, और इसके अंदर हमारा बॉडी होती है, इसके अंदर ही हम कोड लिखते हैं। टैब के बटन दबाएंगे तो आप आगे की तरफ चले जाएंगे। अब कुछ बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा, वो आप लोगों ने याद रखनी है। पहले तो अगर इस चीज़ को मैं ख़त्म कर दूँ तो इससे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, ये हम देख लेते हैं जनाब। अगर ये मैं ख़त्म करता हूँ तो मुझे ये काम करना पड़ेगा आउटपुट करने के लिए। ठीक, अदरवाइज़ मेरा कोड काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ क्या होगा। जिस तरह मैं लिखता हूँ अपना नाम, स्पेस दे के थोड़ा सा कॉलन डालता हूँ, और इसको रन कर देते हैं। F11 दबाएंगे, रन होगा कंपाइल करके, और अब वो नाम भी पूछेगा तो इसको हम बोल देते हैं जनाब बिगनर। बस बिगनर C++, बिगनर पहले से है तो बिगनर क्लास 1। अच्छा, अब कंपाइल होने के बाद ये रन करेगा तो आपके पास कंसोल की एक स्क्रीन आएगी ना, ये कंसोल आउटपुट है। तो वो जैसे ही आएगी आपको आउटपुट ये मेरा नाम लिखा हुआ नज़र आ गया है। ठीक है, ये देख लें, थोड़ा सा मैंने जूम भी कर दिया। तो इस तरीके से अगर इसको मैं हटा दूँ तो क्या होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि अगर यूज़र नेम स्पेस को हम ना लिखें तो क्या होगा। ठीक, अच्छा, इसको नहीं लिखने से दोबारा जिस वक्त मैं F11 दबाऊँगा उसने मुझे एरर दे देना है, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ वो जो चीज़ थी वो इंक्लूड ही नहीं की। अब इससे बचने के लिए हम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लगाते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें। अब अगर मैं करूँ तो मेरा कोड सक्सेसफुली रन होगा। ये आपके सामने मेरे पास आउटपुट आ गई। ठीक, तो पहली बात आपको समझ आ गई कि यूज़र नेम स्पेस और उस बगैर क्या फ़र्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं आगे आपको ले के जाता हूँ, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। करेक्टर आउट, फिर यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, आज 2-3 चीज़ें आपको सिखाऊंगा। अब जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल से पहले एक चीज़ आती है आइडेंटिफायर। उसकी दो टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको ज़रा वाइट बोर्ड के ऊपर समझा देता हूँ, फिर हम ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। आज थोड़ी सी बेसिक इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जैसे जैसे आगे फर्दर मूव करें तो थोड़ी तेज़ तेज़ मैं करवाऊँगा ना, लेके चलूँगा, तो उस हिसाब से फिर आप लोगों को चीज़ों का पता होना चाहिए। पता होगा तो आपके लिए आसानी होगी। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक तो वो पूछ सकते हैं। ऑल राइट, मैं बात कर रहा था आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर, ठीक है, पहचान कहते हैं इसकी। जिस तरह हमारी अपनी आइडेंटिटी होती है ना, उसी तरह ये आइडेंटिफायर भी पहचान है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम वेरिएबल कहते हैं, दूसरे को हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, अब आइडेंटिफायर की जो दो टाइप्स है ना, बेसिकली आइडेंटिफायर के पहले ये समझ लेते हैं। नेम
ओहो, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, नहीं लिखने हो रहा तो नेम गिवन टू अ वेरिएबल इज़ नोन एज, जो भी आप नाम देते हैं वो आइडेंटिफायर होता है। समझ आ गई बात की। अब नीचे जिस वक्त मैं वेरिएबल की बात करता हूँ तो मेरे पास एक टेम्परेरी मेमोरी के अंदर लोकेशन होती है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को भी मैं डिफ़ाइन करूँगा, पहले मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझा लूँ ना ताकि आपको बात समझ आ जाए, फिर इसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक, अब मेमोरी की भी पोजीशंस होती हैं जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, रात को मैं इतना लेट करो फिर भी सुबह जल्दी उठूंगा। और उसके बाद पोजीशन भी कहते हैं, दो नाम है। ठीक है, इंडेक्स और पोजीशन आपको पता होना चाहिए, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पोजीशन डिफरेंट तरीक़ों से स्टार्ट होती है। इन केस ऑफ सी प्लस प्लस, ज़ीरो से, ये जगह ज़ीरो है, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। और इस मेमोरी का कोई एड्रेस भी होता है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कहाँ पड़ी हुई है, उसको हम पॉइंटर कहते हैं। वो हम बाद में देखेंगे। वो अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ये कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा जब आगे पॉइंटर्स का, तो वहाँ पर मैं आपको सही बताऊँगा कि किस जगह पे पड़ी हुई है और उस एड्रेस का पता कैसे करना है। उधर हम पॉइंटर यूज़ करते हैं। इसके अंदर मेमोरी का एड्रेस होता है पॉइंटर्स का, वेरिएबल के अंदर वैल्यू होती है, ठीक है, और पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू होती है उसका एड्रेस पड़ा हुआ होता है। बुनियादी फ़र्क आपको बता दिया। अब वेरिएबल क्या चीज़ है, इसको हम डिफ़ाइन करने लगे हैं, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। Variable is defined as temporary लोकेशन, आप कह सकते हैं, मेमोरी लोकेशन बोलें वो ज़्यादा सही रहेगा। मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरिंग वैल्यूज़, ठीक है। और ये वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कांस्टेंट के वो भी टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरिंग फिक्स वैल्यूज़, ठीक है। इसी को आप कंट्रोल सी करते हैं। अभी इसके साथ मैं दोबारा लिख देता हूँ जनाब, अब इसको मैं वेरिएबल नहीं लिखता, कांस्टेंट लिखता हूँ। कांस्टेंट फॉर स्टोरिंग, फिक्स्ड बोलें कांस्टेंट बोलें एक ही मतलब है, ठीक है, जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। और इसको CUNS से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसके 1 2 3 4 वाले कीवर्ड्स हैं ना, कांस्टेंट को डिक्लेयर कहते हैं बनाने को। मैं अभी बता भी देता हूँ आपको। डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन में जो फ़र्क है वो हम देख लेते हैं। डिक्लेयर मीन्स क्रिएटिंग, वेरिएबल नहीं होगा, आइडेंटिफायर है, ठीक है। वो टाइप्स पर आपको पता है कौन सी है। कोई भी आप आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं, आइडेंटिफायर अब दो तरह के हो सकते हैं, या तो वेरिएबल होगा, ज़्यादा हमारा काम ही इसमें होगा आइडेंटिफायर की जो पहली किस्म है वेरिएबल से। कॉन्सेप्ट हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। और इनिशियलाइजेशन कहते हैं स्टार्टिंग वैल्यू को। अच्छा, इनिशियलाइजेशन क्यों करवाते हैं, ये मेन सवाल है ना, और ये होना भी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है जो गार्बेज वैल्यू होती है, गार्बेज वैल्यू होती है जनाब रैंडम वैल्यू जो खुद से ही आ जाती है, और उससे बचने के लिए हम ये देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम एक फिक्स वैल्यू से स्टार्ट हो। ये रैंडम वैल्यू होती है, ऐसे बचने के लिए, इससे हमें बचाना होता है अपने आप को। गार्बेज वैल्यू बोले रैंडम वैल्यू, दो नाम से हम कह सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी, कोई इशू तो नहीं है किसी को, अगर किसी से कोई सवाल है तो पूछ सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ें फिर। ऑल राइट। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि कुछ रूल्स हो, बल्कि रूल्स की तो अभी बात नहीं आई, पहले तो हम देख लेते हैं जनाब कि वेरिएबल के पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो नाम तो हमेशा ही होगा, टाइप का भी आपको पता है, स्टार्टिंग में आपके सिंटैक्स लिखने का, डेटा टाइप आगे आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर ही मतलब ये नेम, साइज़ कौन सा होगा, साइज़ आपका ये डेटा टाइप ही जो है डिफ़ाइन कर देगी, ठीक है। साइज़ और वैल्यू की क्या चीज़ आप इसके अंदर डाल रहे हैं, ये चार चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए, हर वेरिएबल के पास ही होगी। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर दी है तो मैं थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इक्वल्स टू का जो आपके पास निशान है ना, इसको हम इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसका मतलब होता है वैल्यू देना, असाइन करना, काम बताना, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, ये जो मेरे पास आइडेंटिफायर एक्स है, इसको मैंने टू वैल्यू दी, सेमी कॉलन, तो ये जो टू है ये इसमें क्या हो गया, स्टोर हो गया।
अब ये जो मेरे पास मेमोरी है ना, इसको मैं कहता हूँ एक्स। इधर मेरे पास अभी क्या पड़ा हुआ है, 2। अगर फ़र्ज़ करें मैं ऐसे कर दूँ, नीचे एक दफ़ा फिर लिखूँ एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो वैल्यू ये लॉस्ट हो जाएगी, रिटेन नहीं होती, वैल्यू लॉस्ट होगी। उसने 2 को ख़त्म कर दिया और 2 की जगह उसने क्या स्टोर कर दिया मेरे पास, 4 स्टोर कर दिया। ठीक, किधर किया, ज़ीरो लोकेशन के ऊपर। ये तो ये बात आपने याद रखनी है। इसलिए नई वैल्यू जब भी आप डालेंगे पुराने वाली उड़ जाती है, वो अब रहती नहीं है। रिटेन का मतलब है रहना, वो डिलीट हो जाती है। और ये जो नई वैल्यू है वो उसकी जगह लेके उसे ख़त्म करके उसकी जगह ले लेती है, रिप्लेस कर देती है उसे। तो ये तो बेसिक बिल्कुल बातें होगी। अब आपको थोड़ा सा मैं डेव सी प्लस प्लस को लेके चलता हूँ, वेरिएबल्स का और स्ट्रिंग्स का फ़र्क समझाते हैं। फ़र्ज़ करें आइडेंटिफायर एक्स इज इक्वल्स टू 6, या कोई भी नंबर आप लें, ठीक है। अब इसको मैं वाई दे देता हूँ। अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने डेटा टाइप नहीं लिखी है इसके साथ, वो मैं इसके बाद आपको बताऊँगा लिख के। अब ये दोनों इंट डेटा टाइप के हैं, ऐसे ही है। तो एक तो तरीका ये एक अलग अलग आप लिखें, दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। लेकिन बार बार बंदा तंग होता है ना कि कितने, अगर 100 होते हैं आपको बार बार 100 बार लिखना पड़ता है एंड के साथ, इस तरह तो फिर बंदा कहता है ये काम ख़राब है। एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा डेटा टाइप आपने दी, फिर वेरिएबल एक्स, उसको वैल्यू दे दी, कॉमा डाल के स्पेस दी, ठीक है। जो भी एक ही डेटा टाइप के होंगे वो आप इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इनका करेक्टर आउट करें, करेक्टर नहीं कंसोल आउट, अच्छा ये मेरी गलती है, कंसोल आउट है, ये करेक्टर आउट नहीं होता। अब अगर जो चीज़ आप स्ट्रिंग में लिखेंगे ना, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वही प्रिंट होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं प्रिंट होना, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ सम इज़, और ये आगे इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अभी आपके पास इनकी वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, ये जो चीज़ है ये डेटा प्रिंट होगा। और अगर वेरिएबल करना पड़े तो कैसे करेंगे, अब इसका सम निकालना है ना, आसान काम है। आपने दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, इस चीज़ को इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। दोनों को सम करवाना है तो एक्स प्लस वाई कर दें, ठीक है। और इसको न्यू लाइन में ले जाएं। न्यू लाइन में लेके जाने के दो तरीके हैं, या तो आप ये लिख दें या तो एस्केप करेक्टर। एस्केप करेक्टर के लिए इन्वर्टेड कॉमा आपको लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज उसने काम नहीं करना, ठीक है। इसका भी वही मतलब है कि न्यू लाइन पे ले जाओ। दो तरीक़ों से आप डाल सकते हैं। अब देखें क्या होगा, मेरे पास इसका सम निकलेगा और वो आ जाएगा आंसर। दिस इज़ हाउ कि हम काम करते हैं कि अगर वेरिएबल को डायरेक्ट काम करवाना हो, या एक वैल्यू मैंने सिर्फ प्रिंट करनी है तो वेरिएबल का नाम लिख दें, प्लस को हटा के वाई को भी ख़त्म कर दें, सिर्फ 5 आ जाएगा। इसको भी ख़त्म कर देंगे तो फिर ये पीछे सम इज़ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इसकी जो वैल्यू है जो मैंने एक्स को दी है वो मेरे पास कंसोल स्क्रीन पे शो हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक। कोई सवाल है किसी का, चैट में भी पूछ सकते, ज़रूरी नहीं है आप लोग माइक ही खोलें। और राइट, असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख लिया हमने। फिर हम बढ़ते हैं मज़ीद आगे। ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, इनको मैं यहाँ ही समझा देता हूँ। इंटीजर होल नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट्स नहीं आते, जो डेसिमल नंबर, उनको छोड़ के सारे नंबर इंटीजर में हैं। शॉर्ट बहुत कोई छोटा नंबर हो, ठीक। लॉन्ग बहुत ही कोई बड़ा नंबर हो, तो उस तरह होता है। अब इन्होंने पूरी डिटेल नहीं दी हुई, तो अगर अभी नहीं भी पता चला खैर छोड़ेंगे। हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, एंड ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट लॉन्ग तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बहुत 9 to 10 डिजिट से एक्सीड कर दिया, या इससे भी ज़्यादा कोई बड़ा नंबर है तब लॉन्ग होता है। छोटा है तो इसलिए हम शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों जो डेटा टाइप्स हैं ये होल नंबर के लिए हैं, अच्छा, फ्लोटिंग के लिए नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक सैम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपसे बारी बारी में पूछता हूँ, ठीक है। किसी को अगर समझ नहीं आती वो मुझे बता सकते हैं। ये इंटीजर इन्होंने अलग अलग दिए हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था। अब कहता है कि z इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। जेड में क्या हो रहा है, इन दोनों का सम हो रहा है, 5 + 10 होगा। तो करेक्टर आउट उसने लिखा एक्स इन्वर्टेड काम इक्वल्स टू। अब आपको क्या लगता है ये लाइन मेरे पास क्या प्रिंट करेगी, कोई एक बंदा बता दे मुझे। जी मैंने भी आपको समझाई है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में चीज़ डालें तो क्या होता है।
ये मुझे बता सकता है कोई क्या होगा इससे प्रिंट कंसोल स्क्रीन के ऊपर? ये वाली दोनों अचार भी उन्होंने भेजे हैं। अचार भी है ना जिस तरह पहले वो ज़रा फिर ला देना था आके। और मोटर को भी टाइम देखने 11 बजे गई थी, क्या टाइम हो गया? अच्छा, किसी को नहीं पता क्या होगा? कैसे बॉट्स हैं? इससे क्या होगा कि मेरे पास कंसोल स्क्रीन पे x=2 आएगा। ठीक है, वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, और रूल आर प्रोग्रामिंग का ये जब भी आप कोई चीज़ स्ट्रिंग्स के अंदर करेंगे तो कंसोल पे वही चीज़ जाएगी, वेरिएबल की वैल्यू ट्रैक नहीं जाती। इसमें मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी सेकंड में, थर्ड ने दोबारा y लिखा हुआ आ जाएगा =2 के साथ, फिर y की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसका सामने निकलेगा दोबारा से ये इन्वर्टेड में, फिर लास्ट में जाके इसका सामने निकलेगा जो कि 15 होगा। ऑल राइट, ये भी वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा पढ़ लें। जैसे मैंने बताया था बहुत कोई बड़ा नंबर हो, अब फ्लोट डेटा टाइप आ जाती है। अच्छा, अब एक चीज़ मेरे जहन में आई वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ये गेट करैक्टर की क्या कहानी है। इसके लिए मेरे पास एक चीज़ और आती है, इंक्लूड करें, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये करने के बाद अब अगर गेट करैक्टर को मैं चाहता हूँ इस लाइन पे रोक दिया है, गेट करैक्टर का काम होता है कि लाइन पे रोक देना, ठीक है। गेट करैक्टर ये, और साथ में ये, अब देखना होगा क्या फ़र्क समझा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है उसमें हैंड आउट्स में, तो फिर आप लोगों को बाद में मसला होगा। अब देखें, लास्ट टाइम जिस वक्त मैंने कोड एग्जीक्यूट किया था तो मेरे पास एक यूं लाइन से बनी हुई आ रही थी, ठीक है, स्पेसेस के साथ, और लिखा हुआ आ रहा था कितनी सेकंड में कोड रन हुआ। तो उस चीज़ से बचने के लिए जिस लाइन पे आप कोड को रोकना चाहते हैं तो तब गेट कैरेक्टर का जो है आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं चाह रहा था कि इससे आगे वो जाए, अब आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं यहाँ पर इंटर की प्रेस नहीं करूँगा। देख लें अब लिखी हुई है ये कितनी सेकंड में प्रोग्राम एग्जिट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन है, और ये वैसे ओल्ड तरीका है, अब इसको इतना मॉडर्न में हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मैंने बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि अक्सर होते हैं ना बाद बच्चों के सवाल, तो फिर जहन में फिर ऐसे ही डाउट रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा। अब कौन आ गया? ऑल राइट, तो ये बात मैंने जहाँ तक आप लोगों को बता दी। अच्छा, डिक्लेयर का भी आपको पता चल गया, इनिशियलाइजेशन का भी पता चल गया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो लोग लेट आए हैं वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी तक किसी का कोई सवाल हो? मैंने आपको स्ट्रिंग्स का भी बता दिया। अब मॉडुलस और डिवीजन ऑपरेटर का फ़र्क मैं बताने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। अब डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यूज़ रिमूव करता जाता है, और ये लास्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है। कैसे? अभी मैं आपको ज़रा एग्जांपल देता हूँ। ये डिवीजन ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, रिमूव वैल्यूज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो असाइनमेंट आई है उसके बारे से भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो। और ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये एक्सट्रैक्ट करता है वैल्यू, निकाल के आपको देते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम, ये उल्टा चलता है इसका। अच्छा, राइट टू लेफ़्ट। अभी मैं परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा, राइट टू लेफ़्ट। जैसे अगर मैं करता हूँ जनाब वाला, मेरे पास है 10 मॉडुलस कुछ भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर होगा ना, इससे मुझे बाहर निकाल के दे देना है, वो इस नंबर को कुछ भी नहीं कहेगा। और यही काम मैं इसके साथ करता हूँ, तो ये वाला जो ज़ीरो है वो उससे रिमूव कर देना है। तो और बंदा आ गया, ठीक। तो मॉडुलस और डेव क्या करते हैं, डिवीजन वाला आपको रिमूव करके देता है। कैलकुलेटर भी मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा क्या करते हैं जनाब, रिमूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट। ये इसकी को आप उल्टा कर दें तो मॉडुलस ऑपरेटर आ जाएगा, बात ही ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 आया। ये तो बिल्कुल बेसिक बात है।
अब ये जो 5 से पहले वाली चीज़ इंटीजर पार्ट होता है ना जो डेसिमल में, जैसे अगर मैं करता हूँ डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है 4 आया, 4 से पहले जो इंटीजर पार्ट आना था, या इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ, उस तरह आपको सही समझ आएगी। 3.2। अब ये चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है ना, उसका काम है इसको रिमूव करके देना, 3 सेपरेट हो जाएगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये वाली जो चीज़ है इसे वो ख़त्म कर देगा, बेसिकली ये काम होता है। और अब मॉडुलस क्या करेगा वो भी हम देख लेते हैं। अब मैं 10 का मॉडुलस लेता हूँ 5 के साथ, 2 आ जाएगा। नॉर्मल काम किया, इसने कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं की, लेकिन एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए अब आप देखें मॉडुलस लें 1 के साथ, ठीक, तो उसने क्या एक्सट्रैक्ट कर दी, ये जो राइट साइड का ज़ीरो था जो मैंने आपको बताया था वो मुझे बाहर निकाल के दे दिया, 1 उसने उधर ही छोड़ दिया। तो एक्सट्रैक्शन के लिए मॉडुलस ऑपरेटर आता है, रिमूव करने के लिए दूसरा डिवीजन। अब आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। मज़ीद अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी तो आसान है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें। अब ये वाला जो ऑर्डर है ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले पैरेंथेसिस पढ़ी जाती हैं, जो भी डेटा इसके अंदर होगा। सेकंड पे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये मॉडुलस ऑपरेटर काम करेंगे। एट द लास्ट या वेरी फाइनल स्टेज में आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हैं, तो वो चलेंगे। ये सीक्वेंस याद रखें, इससे ये आपका सारा कुछ बेस होगा ना, जो आप मैथ्स के लॉजिक लिखाएंगे या कोड करेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास लेक्चर 3 था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सैम्पल एग्जाम्पल एक्सप्रेशन किस तरह काम करती हैं। अब इसने मेरे पास 10 बार ये ले लिया, ठीक है, एंड टोटल एज और एवरेज एज के साथ लेकर जा रहा है। अब यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं वो पहले मैं आपको सिखा दूँ, फिर आपको बात समझ आएगी, ठीक। ऑल राइट, कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यूज़र इनपुट, फ़र्ज़ करें मैं यूज़र इनपुट लेना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखा देते हैं। एक्स और वाई मैं यूज़र से लेके उसका सम प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले कंसोल आउट इन्वर्टेड कॉमर्स इंटर फर्स्ट नंबर कॉलन और ये, ठीक है। इससे क्या होगा, स्पेस आगे कर्सर थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। अगर ऐसे स्पेस में ना दूर कर्सर बिल्कुल यूं जुड़ा हुआ होगा, फिर इसके साथ आप कोई भी नंबर यूं लिख रहे होंगे, अब क्या होगा, स्पेस आएगी, इस तरह नंबर लिखा जा रहा होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब यूज़र से इनपुट लेनी है इस तरह से। वह एक मसला है, वो मसला है कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किए और इनिशियलाइज ही नहीं किए। तो एक्स को मैं देता हूँ इंट एक्स, ठीक है, वाई और जी में हम क्या करेंगे, इसका सम प्रिंट करेंगे। जी की जगह आप सम भी लिखना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, सिर्फ आपको लॉजिक और कोड ही समझ आनी चाहिए। एक्स, ठीक है। उसके बाद कंसोल आउट अगेन करें, इंटर सेकंड नंबर, ये, और आप दोबारा से इसको इनपुट ले लेंगे, ठीक है, कंसोल इनपुट। ये जो ऑपरेटर है ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ये तब तक आपको वो जब तक आप कोई नंबर नहीं लिखते ना, एंटर प्रेस करते जाएंगे तो ये नीचे लेके जाता जाएगा कंसोल तक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपका इसका नाम पता हो, ये इंसर्शन है, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हैं दोनों, ठीक है। अब सम के लिए मैं क्या करूँगा जनाब, z को मैं इक्वल करूँगा x प्लस वाई, और ये लिखने के दो तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। सम इज़, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, z इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये दोनों का एक ही मतलब है। अभी अगर कोई एरर आएगा ना, ये मुझे वैसे तरीका नहीं पता क्या होता है, हो सकता है नहीं हो सकता, ये भी मैं आप लोगों के साथ सीख जाऊँगा अगर हुआ तो। F11 दबाएँ, इसने बोल दिया नहीं हो सकता, तो आसान काम करें, नहीं हो सकता तो आप इस तरह कर दें, इसको लिखा रहने दें एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई किस में हो रहा है, जेड में हो रहा है ना, तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ना दोबारा से, जेड इज इक्वल्स टू एक्स
प्लस वाई, और इसको मैं ऐसे कर दूंगा। और अब जैसे ही सेमी कॉलन डाल दिया तो यहाँ डायरेक्ट मैंने क्या लिख देना है जेड, क्योंकि जेड के अंदर वही चीज़ हो रही है। बस इतना सा कोड रन करें। अब एक मेरे पास स्क्रीन आएगी, कंसोल स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर में फ़र्ज़ करें 12 और दूसरा भी 12, तो आंसर आना चाहिए 24। सम इज़ 24। बात क्लियर होगी कि किस तरीके से यूज़र से इनपुट ली जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका होता है यूज़र से इनपुट लेने का। अब बात हो रही थी हमारी इसके हवाले से, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि एवरेज कैलकुलेट हो रही है 10 की। जितने नंबर ऑफ आप लेंगे वेरिएबल उतना उसको टोटल के साथ डिवाइड करें, 10 और 10 के साथ एवरेज निकलेगी। यूज़र से इनपुट लें और फिर ये तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, ये आप लोगों ने ख़ुद करना है। मैंने आपको समझा दी है, एक दफ़ा से पढ़ें, ख़ुद करें। देखने के बाद कहीं से कोई मसला होता है फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी भी मैं प्रैक्टिस दूंगा, अगर जल्दी जल्दी ले के चलने हैं तो मैं फिर ज़्यादा काम आपको भी दूंगा, वो आपने करना होगा। तो ये सारा कोड आपके सामने ऐसे समझना भी है, ठीक है। ये पूरा इसने लिख के मैं समझा देता हूँ। पहले कहते हैं डिक्लेयर कर दिया, एंड लिख के 10 इनपुट वेरिएबल ले लिए, फिर टोटल एज और एवरेज एज लिखी। टोटल एज में सामने निकालेगा सारे एजेस का, एवरेज एज में टोटल एज को डिवाइड करेगा 10 के साथ, तो एवरेज एज कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आखिर में इनको कंप्यूटर के ऊपर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात है। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास इस तरीके से प्रोग्राम ने काम करना है, और एवरेज एज जो भी होगी इनमें से वो आपको दिखाई जाएगी, फिर आपने कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले करवा देना है, ठीक है। तो उसके बाद एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन आ गई कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई हो मैथमेटिक, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ आप कर सकते हैं। जैसे इसने लिख दिया ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने लिख के मुझे दे दी। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, ये जो ax² है, x² लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, दोबारा फिर दोबारा x को मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी जगह आप इस तरह भी लिख सकते हैं। खैर मैं आपको तरीका बता देता हूँ। a को आपने मल्टीप्लाई तो करा दिया, x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला साइन डाल के, ठीक है। किसके साथ, x के साथ ये लिखें या ये लिखें, इसका एक मतलब ये होता है पावर के लिए, ठीक। ये आप ट्राई कर लेना, अगर कोई गलती निकलती है तो मुझे ये बता देना कि मैं ठीक बता रहा हूँ या गलत। अच्छा से बात, ये सारी चीज़ें आप देख लें, को इतनी समझाने वाली ज़रूरत नहीं है। वही ऑर्डर समझाया हुआ है कि पहले पैरेंथेसिस होगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन और फिर मॉडुलस सेपरेटर, फिर एट द लास्ट ये वाला जो प्लस सेपरेटर है, तब जाकर ये उसने आउटपुट देनी, अदरवाइज़ ये काम नहीं होगा। पहले पैरेंथेसिस में जो भी होगी वैल्यू, ए की जो वैल्यू वाई के साथ होगी मल्टीप्लाई, फिर बी की वाई के साथ होगी, जो आंसर आएगा। अगर डिवीजन और अब मॉडुलस सेपरेटर नहीं है तब जाकर वो सी के साथ प्लस होगी, और फिर लास्ट में जो आंसर, इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने बेसिक ऑपरेटर्स के उन्होंने बताया हुआ। अब फिर इन्होंने बता दिया जनाब कि बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ये इन्होंने एक चीज़ बताई हुई, x = x + 1। ये क्यों हम करते हैं, ये मैं बताने लगा हूँ, तवज्जो फरमाएं। x = x + 1 हम इंक्रीमेंटेशन के लिए करते हैं। x की वैल्यू पहले 1 थी, ठीक है। अगर फॉर लूप लगाया हुआ है तो दोबारा x के अंदर क्या आएगा, जो भी आएगा वो इसके अंदर सॉल्व होगा, फिर +1 हो गया, वो खुद से 2 हो जाएगी, फिर दोबारा आएगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा, फिर 3, और इस तरह सो ऑन। ऐसे लिखने का कोई तरीका भी है, x शॉर्टकट मेथड इसे कहते हैं, += 1, ठीक है। ये लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। जैसे मैं लिखता हूँ x = y - 1, तो x को आप लिखें -=1। ये आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये ऐसे। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है x में x - 1 कर दो, लेकिन इधर ऊपर मैंने y लिखा हुआ था, तो ये चीज़ इसके साथ मैच नहीं करती। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। कुछ जगहों पे आप ये चीज़ चल जाएगी, लेकिन कुछ जगहों पे आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी बात थी। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और इसमें क्या बताया हुआ है। नंबर डिवाइडेड बाई, ये वही बात होगी कि नंबर के अंदर फिर एक दफ़ा वही नंबर आएगा नया, और वो डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ। फ़र्ज़ करें नंबर 5 था, ठीक है।
5 पहले स्टोर हुआ था, नया नंबर आता है इंक्रीमेंटेशन के बाद, सेक्स डिवाइड होगा और वो जो वैल्यू आएगी वो इस पर स्टोर हो जाएगी। बेसिकली ये मतलब है इसका। अब कौन आ गया? एडमिट। ठीक है, तो ये हमने बात समझ ली। अब ये 1 2 3 मॉडुलस 10 क्या होगा, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो 3 को एक्सट्रैक्ट करके मेरे सामने रख देगा। 1 2 3 मॉड 10 करें, 3 निकल गया, फिर जब दोबारा करेंगे 2 निकल जाएगा, फिर 1। इस तरह से काम होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो तब भी आपके पास 3 आएगा। और वो जो ये वाली चीज़ है इसने रिमूव कर दी, आपके पास 2 डिजिट बच गए। अब आपको ये डिजिट एक्सटेंशन की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखें, पहले क्या हुआ, 3 निकाल दिया। ठीक है, जब मैं ये दोबारा किया तो उसने क्या किया, ये इंटीजर वाला पोर्शन निकाल के गायब कर दिया, मेरे पास 2 डिजिट रह गए। अब मैं क्या करूँगा, 1 2 करूँगा मॉड के साथ 10, तो मेरे पास 2 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये 2 ख़त्म हो के 1 रह जाए। तो 12 डिवाइडेड मॉड करूँगा जनाब, बल्कि मॉड मैंने किया नहीं था, हाँ मॉड किया था, इसको डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 10 करूँगा तो ये जो 0.2 है ये रिमूव हो जाएगा, 1 रह गया। ठीक, अब 1 मॉड आप जिस वक्त 10 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ये मेरे पास तीनों डिजिट्स एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। ये बेसिकली तरीक़ेकार था कि कैसे डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये अब जिसको पहले नहीं समझ आई होगी अभी अच्छी तरीके से समझ आ गई। मैंने यहाँ से आपको बता दिया कि कैसे काम कर रहा होता है। ठीक, अच्छा, अब इधर बात आती है कि एक यूज़र को हमने दिया हुआ है, तो ये वही वाली एग्जांपल है जिस तरह मैंने समझाया है ना, डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके रख दिया, इसको आपने समझना है और ख़ुद करके प्रैक्टिस करनी है। ये भी आपकी असाइनमेंट है, 2 आपको असाइनमेंटें दे दी। पहली कौन सी मैंने आपको दी थी कि किधर गई, हाँ ये वाली आपने समझ ली है कि कैसे आप एवरेज एज और टोटल एज को कन्वर्ट कैलकुलेट करते हैं। अब ये ज़रा चुप करें, मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, ये इसके बाद आप नीचे जिस वक्त जाएंगे ना, फिर दूसरी वाली आपके पास आएगी ये वाली असाइनमेंट, ये भी आपने करनी है। ये जैसे ही आप कर के ख़ुद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि डिजिट्स किस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये दोनों आपने करनी है। अब ये वाली मैं समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। कहते हैं कि एक मसला दिया हुआ है जिसमें हम रेडियस सर्कल का इनपुट कर रहे हैं, फिर आप देख सकते हैं यूज़र से इनपुट ली जा रही है CIN स्टेटमेंट से। फिर रेडियस जब इनपुट हो गया वो स्टोर होगा रेडियस वेरिएबल के अंदर। अब हमें एक और वेरिएबल लेना है, डायमीटर और सरकमफेरेंस। अब डायमीटर और सरकमफेरेंस के जब तक आपको फ़र्क नहीं पता होगा तो आप ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या कहते हैं, एंड एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा, एरिया हमने फाइंड करना है बेसिकली, तो ये बड़ा आसान सा फंक्शन है। सबसे पहले आप डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, और फ्लोट होना चाहिए क्योंकि रेडियस कभी भी हमारा इंटीजर टाइप नहीं हो सकता। क्यों, आप अगर मैथ पढ़ते हैं ना, मैथ्स में अगर आपने सर्कल ज्योमेट्री वाला टॉपिक पढ़ा है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि रेडियस हमेशा फ्लोटिंग या उसमें डेसिमल वैल्यूज़ में आते हैं, इसलिए ऐसे मैंने फ्लोट डेटा टाइप दी, रेडियस दिया, और अब इसको मैंने करेक्टर आउट करके रेडियस की इनपुट ले ली। ये क्या, यूज़र से इनपुट ली, सरकमफेरेंस लिख दिया, और डायमीटर और एरिया। अब सरकमफेरेंस और डायमीटर क्या है, डायमीटर कहते हैं कि जो सर्कल बना हुआ है ना उसको हाफ का, और रेडियस का मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 के साथ, तो वो आपके पास डायमीटर होगा। डाई कहते हैं 2 को, ये बात याद रख लें। और सरकमफेरेंस के 2 को मल्टीप्लाई करें पाई की वैल्यू और रेडियस के साथ, जिस तरह 2 पाई आर आपके पास फार्मूला होता है, वो सरकमफेरेंस आ जाएगा। एरिया के 2 पीछे लग जाएगा, बल्कि पाई आर का स्क्वायर, आर का जो स्क्वायर होता है वो होता है, रेडियस की जगह आप 2 भी लिख सकते हैं। मतलब एरिया है ना, किधर गया, एरिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.14 इंटू सरकमफेरेंस के लिए मैं सी लिख रहा हूँ इंटू 2। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप लेके देख सकते हैं कि इससे क्या आउटपुट में फ़र्क आएगा। ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक हो गया, उसके बाद फिर इसने कुछ टिप्स दी हुई हैं, और फिर हम पहुंच जाते हैं डिसीजन वाली आज नहीं करवाता, कल करवाता हूँ। काफ़ी है यहाँ तक, किसी का कोई क्वेश्चन है, जितना भी मैंने करवा दिया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। भैया आपने स्टार्ट में बताया था कि जो मेन है उसकी स्टार्ट है आपने गेम खेल लगाया आपने क्या लगा सकते हैं नहीं
देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डेव सी प्लस प्लस में आपको ये ज़्यादात होती है कि फंक्शन को आप अगर एंड ना भी लिखें तो उसने एरर जनरेट नहीं करना। एंड तब हम लिखते हैं कि उन्होंने बेसिकली बता दिया है कि लिखने का एक तरीक़ेकार दे दिया कि एंड लिखें ही लिखें। वो ना भी लिखें तो फंक्शन रन करना है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। लिखें तब भी सही, ना लिखें तब भी कोई एरर नहीं आएगा उसमें। अगर एरर आता है तो फिर कंपलसरी हो जाता ना लिखना। जी और कोई सवाल किसी का? हाँ जी, किसी का सवाल है? अच्छा आपको समझ आई है? 1 मिनट प्लीज़। मैं ज़रा हेडफोन पहन लूँ, घर में जो है शोर शराबा है, सही आवाज़ भी नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडफोन चलो जी। आप ज़रा कोई सवाल जिसमें पूछना है पूछ सकते हैं। बाकी बात है, कोई सवाल नहीं है। चलें फिर मैं पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर ये क्या कहते हैं इसको, मुझे कोई डिजिट एक्सट्रैक्ट करना हो, ठीक है, और वो डिजिट्स मुश्तमिल हों 8 या 9 डिजिट्स के ऊपर, तो मैं किस तरीके से डेव और मॉडुलस को इस्तेमाल करके करूँगा? आइडिया वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। कोई बता सकता है 8 डिजिट्स को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी एक डिजिट को एट अ टाइम? इस तरह मैंने आपको 1 2 3 का करके दिखाया था, पहले 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1। हाँ जी, कोई बता सकते हैं? ना तो आपने बेशक लेट ज्वाइन किया, मैंने दोबारा समझाया था 1 2 3 मॉडल, उस वक्त तो आप क्लास में मौजूद थे। अब भी अगर ना बता सकें तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। दोबारा समझाऊँ? चलें मैं दोबारा समझा देता हूँ। स्क्रीन में शेयर करने लगा हूँ, तो आपने फिर मुझे 8 वाला बताना है। इसके बाद आपसे ही सवाल होगा, देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई होगी। लेट्स सी। ऑल राइट, जैसा कि मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, चले मैं आपको 4 या 5 वाला समझा देता हूँ, ठीक? उसके बाद आपने मुझे 8 9 वाला एक्सट्रैक्ट करके बताना है। रूल सेम रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगी। सिर्फ आपको तरीका और लॉजिक समझ आना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट हो कैसे रहा है। ऑल राइट, एक ट्रैक बताऊंगा, वो अगर आप लोग जहन में रख लें तो आपको बहुत आसान लगेगा एक्सट्रैक्ट करना। कभी भी अगर आपने कोई नंबर निकालने हैं ना, किसी भी नंबर से लदा लदा करने हैं, तो वो चीज़ बस आप जहन में रखेंगे तो आपसे निकलते जाएंगे बारी बारी सब। अच्छा, एक्सट्रैक्शन, ये अब बात हम कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट्स की ना। सबसे ज़रा जितने भी मेंबर्स हैं अभी, वो ज़रा तवज्जो फरमाएं। अब मैं बात कर रहा हूँ 4 डिजिट्स की। नंबर है मेरे पास 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो 4 है वो निकालना है। तो निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल होता है 1, ठीक है। 10 करेंगे तो क्या होगा, अभी साथ साथ करते भी जाएँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाए। ये आप साथ साथ परफॉर्म करके कैलकुलेटर पे देखते जाएँ तो उस तरह आपको ज़्यादा अच्छा। फिर आप एक वक्त ऐसा है कि आपके दिमाग में ही सारा कुछ होने लग जाएगा कि अगर मैं एक ज़ीरो बढ़ाऊँ तो मज़ीद कितने निकल सकते हैं, क्या हो सकता है, वो सारा आप कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, 1 2 3 4 है। पहले आपको मैं मॉड करके दिखा दूँ 100 के साथ, आके आपको बुनियादी फ़र्क समझे मैंने 10 क्यों लगाया। होगा क्या, देखें जैसे ही मैंने 10 ज़ीरो एक इंक्रीज़ किया तो मेरे पास 2 एक्सट्रैक्ट हो गए।
मज़ीद करूँगा तो 3 हो जाएंगे, 4 करूँगा तो 4 होंगे, चारों मेरे पास निकल के आ जाएंगे। ऐसे ही है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अगर 2 करने हैं तो 0 को बढ़ा दें, 1 करना है तो सिंगल 1 के साथ 1 0 तो 1 होगा, दूसरा करना है दूसरा 0, तीसरा करना है तीसरा 0, चौथा करना है चौथा 0। अब पहला जब मेरे पास निकल के ये नीचे आ गया, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ आई है ये अब रिमूव हो जाए, मेरे पास ये नंबर बचना चाहिए। ये नंबर बचाने के लिए मुझे डिवाइड करना है 10 के साथ। अगेन मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 को डिवाइडेड बाय 10 करूँगा, तो ये जो इंटीजर पार्ट 4 वाला ये रिमूव हो गया, मेरे पास ये 3 डिजिट्स बच जाएंगे। समझ आ रही है ना? तो ये जो 4 था वो तो मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास 1 2 3 आ गया, दोबारा से इसका मैं मॉड लूँगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। फिर दोबारा से इसको मैं इस तरह करूँगा 10 के साथ, तो ये जो 3 है ये रिमूव हो जाएगा, मेरे पास 2 नंबर बच जाएंगे। मॉडुलस लें 2 के साथ, और 2 के साथ नहीं 10 के साथ, क्या हो गया, तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको मैंने ख़त्म करना है और 1 छोड़ना है, तो अगेन 12 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 2 और जाएगा, ये रह जाएगा पीछे। तो मॉड 10 करें तो आपके पास इस तरह से कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें रिपीट किए देख लेते हैं। डिजिट थे 4, ठीक, 1 2 3 4 5 6, इतने क्लियर नहीं है, आप करेंगे फिर आप अंदाज़ा हो जाएगा। अब बात समझ आई कि डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब मुझे बताएं कि जो 8 डिजिट्स होंगे, और मैंने सिर्फ करना ही इस तरह, सवाल मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अभी मैं आपको से सवाल पूछ रहा हूँ, ये मेरे पास आईडी है अपनी, मैं लिख रहा हूँ, इससे से मुझे सिर्फ ये वाला नंबर रखना है, बाकी सारे रिमूव करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? बहुत आसान सवाल है। उसी लॉजिक को या उसी अप्रोच को या उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप मुझे बता सकते हैं। सिर्फ मुझे पहला वाला रखना है, ये जो रिमेनिंग है इनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो मेरे पास क्या है कि मैं ये ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा या ये ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा, डिवीजन वाला या मॉडुलस वाला? ठीक, आप बताएं ज़रा, अगर समझ आई है तो। लेट्स सी। ये लिखना आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन बंदा पूछते है उससे फिर आप लोगों को समझ नहीं आती ना। अब बताएं कैसे करेंगे? सोचें सोचें, इतना मुश्किल नहीं पूछा। ये असाइनमेंट के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर अभी तक असाइनमेंट नहीं की। तो आज 2 3 चीज़ें सिखा दी, काफ़ी है आप लोगों के लिए। असाइनमेंट में एक बात पहले क्लियर कर दूँ, जो बंदा असाइनमेंट नहीं करेगा ना तो उसको मैं फिर आगे पढ़ाऊँगा भी नहीं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, फिर मुझसे कोई गिला ना करेगी मैं आगे क्यों नहीं लेके जा रहा। जो आपको जो 2 मैंने टॉपिक्स दिए हैं ना, एक एवरेज किस तरह लेके, आंसर आपका राइट है, लेकिन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ 2 चाहिए, बाकी जो 5 0 4 0 1 8 0 2 वो सारे रिमूव करने हैं। फिर मैं कैसे करूँगा, क्या मैं करना चाहूँगा या क्या मेरी अप्रोच होगी, ये भी बताएं। डिवीजन तक आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप, मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो मॉड की जो मैंने आपको 100 का 0 एक एक्स्ट्रा लगाया है उसी में छुपा हुआ है। थोड़ी सी आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आपको मैंने स्टार्टिंग में, आप तो थे नहीं, मैंने बताया था कि जो डिवीजन ऑपरेटर है वो चलता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक, और किस चीज़ को हटाते हैं, 1 2 3 4 5, कम से कम मुझे 2 चाहिए तो मुझे 8 0 लगाने पड़ेंगे जाके, मेरे पास 8 डिजिट रिमूव हो जाएँ और सिर्फ 2 बच जाए। ये बेसिकली इसका आंसर था। बाकी आपने कोशिश की, मैं खुश हुआ, अप्रिशिएट करता हूँ। इसी तरह कोशिश करते रहें और मेरे साथ सीखते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों की प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली था डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का। अब आप लोगों को जो असाइनमेंट मैंने दी है वो मैं दोबारा बताने लगा हूँ। एक तो ये दी है, ये तो मैंने समझा दी, डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, 4 डिजिट नंबर, ये आपने समझना है और फिर खुद से करना है। कोई और डिजिट जैसे को देके देखें एक्सट्रैक्ट कर रहे नहीं कर रहा, और इस लॉजिक को किसी और तरीके से भी ज़रा करके देखें, न्यू मेथड से करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपको मैंने क्वेश्चन दिया है जिसमें आपने 10 स्टूडेंट्स इनपुट लेनी है, इसकी एवरेज और टोटल एवरेज के साथ डिस्प्ले करवा देनी है कि ये एवरेज है और ये इसकी। इसने सिर्फ एवरेज डिस्प्ले कराई हुई है, आप साथ टोटल भी डिस्प्ले कराएंगे। जो जितने नंबर आपने इसको दिए हैं उसका आंसर क्या आएगा, सम क्या निकलेगा, उसे टोटल कहते हैं। वो कैलकुलेट करने से ज़्यादा आसान है,
ठीक, तो ये 2 असाइनमेंटें आप लोगों ने करनी है। कहीं से कोई मसला होता है तो मुझसे हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी है आज की क्लास, ये मज़ीद थोड़ा सा आगे करवा दूँ? आप तो मेरी ग्रुप की हैं ना, ये जो दूसरे ग्रुप के हैं, आप इस तरह करिएगा, नुमान भाई के जो ग्रुप वाले हैं वो उधर ही शेयर कर दें या मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, असाइनमेंट मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। वैसे उसमें करें ग्रुप में वो ज़्यादा ठीक है। आप मेरे ग्रुप में कर दें, मैं आपके जो ग्रुप में जिसमें मेरे वाले में है उसमें खुद ही चेक कर लूँगा अभी, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है किसी का? बेसिक बात समझ आ गई है? अभी तक प्रोग्रामिंग मुश्किल तो नहीं लगी? चले इंशाल्लाह कोशिश करें ना, कहीं से कोई मसला होगा। प्रैक्टिस मैंने दी, पता है क्यों है? ताकि आप लोगों को ये बात समझ आए कि आप लोग कहाँ पर फंस रहे हैं, फिर उस हिसाब से मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो मज़ीद आप लोगों को नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखने से भी ये जो 2 सवाल लिए थे भी आप कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाएंगे जो शायद बाकी लोग ना सीख पाएँ। अब जिन्होंने सेशन नहीं लिया उनको मैं कुछ भी नहीं कह सकता। खैर है ना, लें। चलें फिर मैं इस रिकॉर्डिंग को भी यहीं ख़त्म करता हूँ।